हमारे YouTube चैनल SK हिंदी नॉवल स्टोरी पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मनोरंजक, जानकारीपूर्ण और खास कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए बनाया गया है। सीखने, जानने या मस्ती करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए इस सफ़र की शुरुआत करें। च 41 स्वर्गीय शेषनाग से कुंभ आधावन का आना। इधर प्रलय इस समय उस लोगों के समूह के साथ खाना खाकर आराम करने के बाद वो भी टैंक में जाकर आराम करने लगा था और अगले दिन वो सभी लोगों के साथ ग्रह में प्रवेश किया तो पीछे से देखा उसने उस जंगल को जो अनंत जगह लेकर फैला हुआ था, जो भूखंड अंतरिक्ष में तैर रहा था। उसने अपने अनुमान के हिसाब से यह जगह ही 100 ब्रह्मांड के क्षेत्रफल से अधिक जगह में फैली हुई थी। इस जंगल को मौत का महाविनाशी जंगल कहा जाता था। वो लोग सामने उस जगह के घूमते हुए ग्रह की तरफ बढ़ गए। उस रोशनी से चमकते हुए ग्रह की तरफ देखकर उसने उसको अपनी दिव्य दृष्टि से जांच करने की कोशिश करने के बारे में सोचा, मगर फिर कुछ सोचकर रुक गया। जब वो उसके नज़दीक आ गया तो उसको अचानक से अपने अंदर खून में हलचल महसूस होने लगी। उसने हर तरफ देखा और फिर जंगल की तरफ देखकर अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय कर दिया। वो देख पा रहा था तीनों रंगों की रोशनी तेजी से बढ़ती हुई उस जंगल के केंद्र में उतर गई थी। शायद उसको ये खून में कंपन उसको ही महसूस करके हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका उस रोशनी के साथ बहुत पुराना नाता हो। उसके बाद उन लोगों ने कुछ देर के बाद एक भयानक आभा ऑरा का हल्का अंश उस जगह तक महसूस किया था। उधर उस मौत के जंगल में ड्रैगन गॉड उसी जगह अपने कदम रख चुका था जिस जगह से प्रलय आया था, उस तालाब के पास। उसकी शक्तियों और आभा ऑरा ने सभी जंगल के जीवों को अपने आगे झुकने के लिए बिना किसी शक्ति प्रयोग के ही मजबूर कर दिया था। ड्रैगन गॉड ने अपना रूप बदल लिया और एक मानव रूप में बदल गया था और उन जीवों से सभी जानकारी लेने लगा था। जब उसको सभी जानकारी प्राप्त हो गई थी उसने कहा कि इसका मतलब छोटा मास्टर और उसके अंदर मास्टर है। ऐसा क्या हुआ होगा? वो अपने मास्टर की शक्तियों को भली भांति जानता था। वो एक अपराजय योद्धा थे, मगर कुछ काल पहले उन्होंने उसे वही छोड़ दिया था ड्रैगन वर्ल्ड और अपने पिताजी गोरुश की मदद करने के लिए। मगर जब उसके आत्मिक संबंध को जबरदस्ती मिटाने की कोशिश करी तो उसने विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण उसको धोखे से सील कर दिया गया था। मगर आज डिवाइन ऑरेंज फ्लेम ने प्रकट होकर उसको उसकी शक्ति वापस कर दी थी और साथ में उसको एक नया मालिक और शक्तिशाली मास्टर की तरफ भेज दिया था। वो डिवाइन फ्लेम तीसरे पीढ़ी के उत्तराधिकारी को मिलती थी और वो उसके आत्मिक जानवर के साथ और अपने मास्टर के साथ मिल जाती थी। मगर जब प्रलय इस दुनिया में आकर घायल होकर अपनी दुनिया में जाकर साधना कर रहा था तो इस दुनिया में हर तत्व ऊर्जा शक्ति से बना हुआ होता है जो 5 महाभूत की शक्तियां धारण करके रखते हैं। हर जगह पर 5 महाभूतों और 3 गुणों का मिश्रण अलग अलग अनुपात में होता है, अलग अलग स्तर पर होता है, जिसके कारण प्रकृति में हुए सूक्ष्म बदलावों ने उस परम शक्ति को जागृत कर दिया था, जिसके कारण ड्रैगन वर्ल्ड खड़ा हुआ था। इधर किसी अन्य जगह पर महारानी तारा की माता हिमानी और उनके पिता वीस अपने राजदरबार में बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक भयानक ऑरा और आभा प्रकट होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण दरबार में अजीब सा माहौल बन जाता है। उन सभी के सामने एक आदमी प्रकट हो जाता है जिसके अंदर से विष की भयानक गंध आ रही थी। उसकी आंखों में हरा रंग का सूरज उसकी पुतलियों में चमक रहा था। उस आदमी को देखकर महाराज विस और महारानी हिमानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो हंसकर कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी बहन के प्रेम ने अपनी साधना से बाहर आने पर मजबूर कर ही दिया है। इतने करोड़ साल से तुम साधना में थे तो निश्चित ही रूप से तुम उसमें सफल हुए होगे। वो आदमी झुककर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और कहता है, मुझसे जो गलती हुई है उसको सुधारने का ईश्वर ने एक मौका मुझे दिया है और मैं आपको वचन देता हूँ मैं अपनी गलती को सुधार कर ही वापस इस लोक में लौट कर आऊँगा। महारानी हिमानी उसको रोकते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन तुम्हें अपनी जान से भी अधिक प्यार करती थी, कुंभ इसी कारण उसने सारा दोष अपने सर ले लिया था। उसके बाद वो कहती है, हमने सुना था कि हम लोग नाना नानी और तुम मामा बन गए थे। उसके तुरंत के बाद उनकी मौत की खबर आई थी। उन तीनों का ही नहीं पता उन लोगों ने किन किन मुश्किलों का सामना किया होगा और वो लोग अभी किस हाल में होंगे। इसलिए तुम्हें उनके दुश्मनों से भी सावधान रहने की जरूरत है। उनका आभा और ज्योति का दोबारा से प्रज्वलित होना इस बात का संकेत है कि वो अभी भी जीवित है। उनको इज्जत और सम्मान के साथ लाने की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। इधर कुंभ निकल चुका था और उधर ड्रैगन वर्ल्ड में किसी जगह पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी आंखें भयानक युद्ध के इरादे से भरी हुई थी। उसके सामने ड्रैगन्स की फौज सर झुकाकर खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में प्रायश्चित के भाव थे। फिर वो लड़की जो जवान थी 30 साल की दिख रही थी, अपनी जगह से वो भी गायब हो जाती है। इधर प्रलय जिसने अनजाने में ही अपने इतिहास को छेड़ दिया था, इन सब बातों से अनजान था और वो उस रजत ग्रह पर उन लोगों के साथ प्रवेश कर रहा था। अंगद और उसकी बेटी और अन्य योद्धाओं ने प्रलय की आंखों में अब तक कोई अन्य भाव नहीं दिखा था। उसका चेहरा भाव शून्य ही था। उसके रंग बिरंगे बॉल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसकी आंखों और शरीर का रंग भी इंद्रधनुष के रंगों जैसा था। उसने कपड़े पहने हुए थे जिसके कारण उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों पर हल्की सी छवि बनी हुई थी एक आंख की। उसका रूप सबसे अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी रहस्यमयी शक्ति प्रकट हो चुकी थी। उसने अपने सामान्य रूप में खुद को बदला और उन लोगों के साथ प्रवेश द्वार में चला गया था।
रजत ग्रह पर इस समय योद्धाओं का जमघट लगा हुआ था। सभी अंदर बाहर जा रहे थे। 2 दरवाजे बने हुए थे जिनमें से एक से लोग अंदर जा रहे थे और दूसरे से बाहर निकल रहे थे। कुछ लोगों ने अंगद और उनके समूह को देखा और पूछा, इस बार कौन सा शिकार कर कर लाए हो? जो ये पूछ रहा था उसकी नज़र भी प्रलय के ऊपर चली गई। उसने पूछ लिया, तुमने अपने साथ नए लड़के को कब शामिल कर लिया? तुम लोग तो योद्धाओं को ही शामिल करते हो और इस लड़के को देखकर लगता है तुम इसको शिकार करने के तौर तरीके सिखा रहे हो। उसकी बातों को सुनकर अंगद ने कहा, प्रमोद महाजन, मैं इस लड़के को सिखा नहीं रहा हूं, बल्कि इसकी वजह से हम लोग जिंदा वापस आ पाए हैं। इसी लड़के ने उस जंगल में ब्राउन ड्रैगन का शिकार किया है। उसकी बातों ने सभी का ध्यान उसकी तरफ खींच दिया था। सबूत के तौर पर उसने उस ड्रैगन का बड़ा विशालकाय सर बाहर निकाल कर पटक दिया। उस सर और उसकी बातों ने प्रमोद महाजन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसके साथ के लोग भी उसको देखकर आश्चर्यमय थे। यह उनका विपक्षी दल था जो शिकार किए गए शक्तिपुंज और जानवरों को बाजार में और व्यापारिक भवनों में बेच देते थे। फिर उन लोगों को नज़रअंदाज करके वो लोग उस ड्रैगन के सर को अपने पास वापस रखकर अंदर चले गए। वो लोग अंदर जाकर अपने जगहों पर आ गए। उस भूमि के टुकड़े पर निडर शिकारी दल भूमि लिखा हुआ था। प्रलय उस काफ़ी बड़े विशाल भूखंड में उन लोगों के साथ जाने लगा। वो अपने लिए उस जगह के मध्य में बने हुए जगह पर किराए पर रुक सकता था। उस मध्य भूखंड पर बड़े व्यापारी योद्धाओं और परिवारों के कुल वंश के लोग रहते थे। वो सभी लोग जो कुलीन परिवार से थे, उनके संबंध उस ग्रह से बाहर के लोगों और बड़े अधिकारियों और सम्राटों से भी थे। कुछ खास वंशों के लोगों की पकड़ ही थी। निडर शिकारी दल का भी अपना एक रुतबा था, शक्तिशाली होना और अपनी शक्तियों को लगातार आगे को बढ़ाता रहना होगा, यही नियम था। 42 डार्क किंग स्लोमैन ने की खोज शुरू की। प्रलय इस समय निडर शिकारी दल भूखंड में प्रवेश कर चुका था, जिसके कारण सभी लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी योद्धाओं ने उन लोगों को घेर लिया। सब लोग उनका कुशल लेने में लग गए थे। इस भीड़ में प्रलय भी पीछे खड़ा हुआ था। बहुत से लड़के लड़कियों ने उसको देखा और योद्धाओं ने भी उसको देखा था। सभी ने उन आए हुए लोगों की तरफ देखा जैसे कि कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हो। तभी अंगद को ध्यान आया कि लोगों को भीड़ ने उसको इस तरीके से घेर लिया था कि उसका ध्यान प्रलय से कुछ देर के लिए हट गया था। जब योद्धाओं और दल के लोगों को उसकी तरफ देखते हुए पाया तो उसने आगे बढ़कर प्रलय का हाथ पकड़कर उसका परिचय अपने दल के खास शिकारी योद्धा के रूप में कराया था। उसने सबके सामने बताया कि आज हम लोग छोटे भाई प्रलय की वजह से ही जीवित वापस उस जंगल में से आ पाए हैं। साथ में हम लोगों ने शक्तिपुंज और जानवरों को भी प्राप्त किया है, जिसमें बड़ी रैंक के लाख और 20 लाख रैंक के जानवर भी शामिल है। इनका कल हम लोग व्यापारी संघ में या फिर मध्य क्षेत्र के नीलामी भवन में बेच देंगे। उस नौजवान लड़के को देखकर लोगों के मन में शक भी आया था, मगर अपने सरदार की बातों को सुनकर उन लोगों ने अपने शक को दबा दिया था। इधर प्रलय अपनी आगे बढ़ने की गतिविधि में लगा हुआ था, उधर उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए हर तरफ लोग और योद्धाओं का समूह उतर चुका था। इधर डार्क वर्ल्ड में एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका शरीर काले रंग की ऊर्जा से लिपटा हुआ था और हर तरफ रात जैसा वातावरण बना हुआ था। उस जगह पर लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई थी, जिनके सभी के शरीर से शक्तियां निकल रही थीं। उस आदमी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। वो आदमी उनमें से एक नाम लेता है और कहता है, किंग स्लोमैन, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे युवराज बिंदुसार और तारा दोनों चाहिए। मुझे वो खास चीज़ किसी भी कीमत पर वापस चाहिए, अगर वो जिंदा है, और जहाँ भी उनको ढूंढने का काम तुम्हारा है। जीतने लोग चाहे ले जाओ, शक्ति अस्त्र शस्त्र जो चाहे ले जाओ, हर हालत में उनको किसी और के हाथ लगने से पहले तुम्हें उन लोगों को ढूंढ निकालना होगा। लेकिन तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत होगी। जितना मैं समझ रहा हूँ दोनों ही दुनियाओं के लोग उनकी तलाश में लग चुके होंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये डार्क फ्लेम की शक्ति मनी सोर्स तुमको दे रहा हूँ। इसके प्रयोग करने से तुम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। और इसी के साथ वो मनी उसके शरीर में चली गई। जब उस आदमी ने अपना हाथ हिलाया, वो लोग उस जगह से अपना सर झुकाकर चले गए। उस जगह से निकलने के बाद स्लोमैन ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथों में एक काली ऊर्जा से भरी हुई एक तलवार प्रकट हो गई, जिसके अंदर से जानलेवा आभा निकल रही थी। उसने अपने लोगों को समूह में विभाजित किया और वो सभी लोग काले धुएं में बदलकर चले गए थे। इधर प्रलय उस भूखंड पर एक अलग जगह रहने लगा था और कुछ दोस्ताना मुकाबले के बाद उस जगह के योद्धाओं को भी उसकी शक्ति का एहसास हो गया था। इतने समय में वो उस जगह पर काफ़ी चर्चा में आ गया था। उसने अपने शिकार किए हुए जानवरों को, उनके अंगों और शक्तिपुंजों को नीलामी संघ और व्यापारिक केंद्रों पर बेच दिया था। ये पहली बार था जब किसी इतनी कम युवा योद्धा ने इतने शक्तिशाली जीवों का शिकार किया था। उसके बदले में उसके पास उसको भारी मात्रा में धन और अन्य चीज़ें प्राप्त की, जिनको उसने कुछ को अंगद और उसके लोगों को बांट दिया था, जिसके कारण वो बहुत से लोगों की नज़र में आ गया था। इस वक्त प्रलय अपने भवन में बैठा हुआ था, कुछ सोच विचार में डूबा हुआ था। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना आगे का सफ़र कैसे शुरू करे। वो इधर आ तो गया था, मगर उसको आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार चाहिए था। इसी चिंता में वो कब सो गया था, उसको खबर भी नहीं हुई कि कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा था। प्रलय इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी किसी की मानव आकृति प्रकट हुई जो उसको ही देखे जा रही थी।
उसको देखकर प्रलय के शरीर से दो लोग और प्रकाश की किरण बनकर निकल आए थे। उन लोगों ने अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में घुमाया और एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया था। उस एक आकृति के हौंद से कुछ रोशनी निकलकर प्रलय से जा टकराए और उसके बाद वो आकृति जो सबसे पहले प्रकट हुई थी उन दो लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गई थी। उन दोनों ने उसको कंधा पकड़कर उठाया और अपने गले लगा लिया था। उन तीनों की आंखों में इस समय आंसू थे। उन लोगों की कुछ समय तक बातचीत चली और फिर वो तीनों दोबारा रोशनी की किरण में बदलकर प्रलय के शरीर के अंदर चले गए थे और उसके साथ ही उनका लगाया हुआ सुरक्षा कवच हट गया और प्रलय अपनी नींद लेता रहा था। अगली सुबह प्रलय की आंख खुली तो उसको अपने अंदर कुछ महसूस हुआ, मगर उसने इतना गौर नहीं किया और उठकर अपना दैनिक कामों को निवृत्त होने के बाद वो निडर शिकारी दल के भूखंड पर पैदल ही घूमने के लिए निकल पड़ा। और वो घूमते हुए उस जगह के पर्वत इलाके में आ गया और एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर सूरज की दिशा में मुंह करके बैठ गया था। वो अपने सामने छोटे से भूखंड के भीतर बनी हुई प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था। तभी कुछ लोगों यानी कि लड़कों का समूह उसी पहाड़ी की तरफ आ जाता है। वो तो अपना चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़का जो उसकी ही उम्र का होगा, अपनी उम्र से अधिक कुछ लोगों के समूह के साथ खड़ा हुआ था। वो लोग उसको ही देखे जा रहे थे। 43 दिव्य महाशक्ति ग्रंथ का प्रकट होना। प्रलय अपना जीवन इस समय उस जंगल में जी रहा था। वो खुद जिंदा बच गया था और उसके बाद उसकी साधना करने की रफ्तार अन्य लोगों से 200 गुना अधिक थी। वो आसपास की सूक्ष्म बदलावों को आसानी से देख और महसूस कर सकता था। उसकी शक्तियां बढ़ने के साथ साथ उसकी दिखने की शक्ति की सीमा भी बढ़ती जा रही थी। कभी उसको अपना माथा भारी लगने लगता था, जैसे कि कोई मजबूत पत्थर उसके माथे के बीच में फंसा हुआ हो। ये स्थिति उसको कई बार बेचैन कर देती थी। फिलहाल तो वो जंगल में गुफा में बैठा हुआ साधना करने में लगा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर से रहस्यमयी ऑरा निकल रहा था। उसके अंदर से निकलने वाली शक्तियां अब कुदरती शक्तियों को खींच रही थीं अपनी तरफ, जिसके कारण जंगल में फैली हुई आध्यात्मिक आभा उसकी ओर खींची चली आ रही थी। वो सफ़ेद रंग की रोशनी में लिपटी हुई शक्ति से एक पुतले जैसा बैठा हुआ था। वो आने वाली शक्तियों की आध्यात्मिक आभा को महसूस कर पा रहा था, जिसके कारण वो उसके शरीर के संपर्क में आने के बाद अपने आप शुद्ध होकर उसके अंदर प्रवेश कर रही थी। प्रलय की गुफा और पहाड़ और उसके कई किलोमीटर के दायरे में शक्तियों का बादल बन गया था, जो जंगल से जीवों और अन्य जानवरों की आभा को अपनी तरफ खींचता हुआ जा रहा था। वो आध्यात्मिक शक्तियों की आभा के अंश मिलकर पूरा एक विशालकाय बादल में बदल चुके थे, जिसको गुफा में बैठा हुआ प्रलय अब किसी पानी की धार की तरह रिफाइन करते हुए सोख रहा था। उसको लग रहा था कि वो अब काफ़ी ताकतवर हो चुका है, इसलिए उसने अपनी युद्ध कौशल जो आधारभूत थे, जो धातु पंच तकनीक वो सृजन कला केंद्र में सीखता था, उसको अपने चरम सीमा तक प्रशिक्षित करना चाहता था। दूसरा जो कौशल उसने अपने बाबा मधु से सीखा था, विद्युत पंच, उसका भी अभ्यास अपनी चरम सीमा तक करना चाहता था और इसके लिए उसने जंगल में कठिन अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दिन लगातार उन कौशल के प्रशिक्षण में गुजरने लगे थे। उसने कुछ महीनों तक लगातार अभ्यास करने के बाद दोनों ही तकनीकी की नई सीमा को पा लिया, जिसमें वो सभी की ताकत को एक ही मुट्ठी में इकट्ठा करके हमला कर सकता था, जिसका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता था। उसने उन दोनों के हमलों को जंगल के केंद्र में प्रयोग किया, मुट्ठी कौशल तकनीक का, जिसके कारण जंगल का 20 किलोमीटर में उसने सब कुछ धूल में मिला दिया था। मगर इसका एक उल्टा प्रभाव ये पड़ा कि उसकी सारी शक्तियां कम होकर केवल मूलाधार चक्र के पड़ाव में आकर दूसरे चरण में रुक गई थीं। उसके चक्र सभी सक्रिय थे, मगर ऐसा क्यों हुआ था उसका जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन उसने गौर से देखा था कि उसकी खून की रेखा से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा के कुछ अंश भी उसके उस मूलाधार चक्र ऊर्जा और दूसरे पड़ाव की शक्तियों में शामिल थे। इतने समय में उसके कपड़े जो कि उसके पास एक ही जोड़ी थे फट चुके थे, इसलिए वो बड़े पेड़ों के पत्ते को अपनी कमर के नीचे बांध कर रखा हुआ था। ऊपर से उसका शरीर खुला हुआ था, जिसके कारण उसका मजबूत मसल शरीर दिखाई पड़ रहा था। उसके पास कोई हथियार ना होने के कारण उसने उन मरे हुए शेर और बाघ की हड्डियों से तलवार और खंजर का निर्माण किया था, जो कि लता की डोरी से मजबूती से उसकी कमर पर बंधे हुए थे। साथ में उसने उन हड्डियों से एक त्रिशूल का निर्माण किया था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके वो आग जला सकता था, 5 तत्वों को थोड़ा थोड़ा काबू कर सकता था। वो इस वक्त किसी आदिवासी की तरह लग रहा था। अपने पास हथियार आ जाने के बाद उसने जो जानवर मारे थे उनकी खाल से कुछ बड़े बड़े थैले बनाए और उनमें मारे गए जानवरों के शक्ति स्रोत मणि को इकट्ठा करते हुए अपना कदम एक दिशा में बाहर निकलने के लिए बढ़ा दिया था। वो डेली पैदल पहाड़ों और जंगल में चलता हुआ और बीच बीच में रुकता हुआ आगे बढ़ रहा था। दिन में नदी किनारे या झरने के किनारे देखकर वो रुकता था। वो अपनी आंखों से 100 किलोमीटर तक दूर की हरकत को आसानी से देख सकता था। अब तक उसने कुछ 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, तभी उसको किसी की भयानक आभा और दहाड़े सुनाई देना शुरू हो गई थी। उसने पैर पर चढ़कर हर तरफ देखा, मगर उसको कुछ नज़र नहीं आया दूर दूर तक। लेकिन वो आवाज़ और भी तेज और खूंखार होती जा रही थी। प्रलय ने ध्वनि की दिशा में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी। जिस तरफ से सबसे अधिक तीव्र वेग से ध्वनि तरंगें आ रही थीं, उस दिशा में उसने अपनी गति से दौड़ लगाते हुए जाना शुरू कर दिया था। यह आवाज़ पहाड़ों की एक बड़ी दरार से आती हुई बाहर आ रही थी। उसके बराबर में विशालकाय झरना बह रहा था। उसको कुछ 20 मील दूरी पर यह जगह मिलेगी उसने सोचा नहीं था।
वो खतरे का आंकलन करके उस दरार में घुस गया और आधे घंटे के बाद उसको वो आवाज़ अपने पास और भी आती हुई मालूम पड़ रही थी। उसके अंदर 20 मील चलने के बाद वो एक बड़ी सी गुफा के मुहाने पर खड़ा हुआ था जिसके आसपास हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। वो अपना दिल थाम करके उसके अंदर जाने लगा। उसको हर तरफ बड़े बड़े जानवरों के कंकाल ही दिखाई दे रहे थे। जैसे वो अंदर जाता जा रहा था उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसको अपने अंदर खून में उबाल महसूस हो रहा था। कुछ और मील चलने के बाद जब वो दूसरी तरफ निकला तो देखा कि दो बड़े विशालकाय जानवर जिनका आकार ही 100 फुट का होगा आपस में लड़ रहे थे। यह एक उड़ने वाला शेर था लाल रंग और दूसरा पीला उड़ने वाला अजगर था। उसने देखा था कि कुछ 50-100 मील दूर युद्ध का माहौल अपने चरम पर था। दोनों ही शक्तियों की लहरें टकराकर आसपास के जंगल के पेड़ों पौधों और पहाड़ियों को खत्म करके धूल में मिला रही थीं। वो देख सकता था अन्य जानवर तीतर वितर होकर भाग रहे थे। प्रलय की नज़र एक अन्य विशालकाय गुफा क्षेत्र पर पड़ती है जो पहाड़ों में बनी हुई थी। ये लड़ाई क्षेत्र से अधिक दूर नहीं थी। उनके मुंह से निकलती हुई आग और बर्फ की भयानक हमलों से दोनों ही घायल हो रहे थे। प्रलय अभी छुपता हुआ और जानवरों से बचता हुआ आगे बढ़ता गया। वो पहले ही देख लेता था कौन सा रास्ता लेना है और किस पर खतरा मौजूद है। इसलिए वो बिना किसी अन्य शक्तिशाली जानवर की नज़र में आए बिना उस अजगर और शेर के लड़ाई क्षेत्र के पास जा पहुंचा था। वो देख रहा था वो अपने शरीर और शक्तियों के प्रयोग से एक दूसरे को घायल करने में लगे हुए थे। उनका ये मुकाबला कुछ दिनों तक चलता रहता है और दोनों ही खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़े हुए थे। उनके अंदर अब युद्ध करने की शक्ति नहीं बची थी। इसी का फायदा उठाकर प्रलय उनके सामने प्रकट हो गया और उनके संभलने से पहले अपनी विद्युत पंच का बार उस शेर के शरीर से टकरा चुका था। उसके शरीर के चित्रे उड़ गए थे। उसके शरीर की हड्डियां मांस इधर उधर फैल गया था। उसने दूसरा हमला धातु पंच का जिसके कारण अजगर भी शरीर के फटने के साथ खत्म हो गया था। उसने उनकी शक्ति मणि स्रोत को निकाल लिया और फिर गौर से आसपास फैल हुए मांस और चीज़ों को देखने लगा था। उसने उनके शरीर के अंगों की जांच की जिसमें उसे कुछ अंगूठी मिली थी। उसने उस शेर के मांस और हड्डियों के बीच से उस अंगूठी को उठा लिया जिसके ऊपर लाल रंग का हीरा लगा हुआ था जो किसी मजबूत धातु के साथ जुड़ा हुआ था जिसके ऊपर लाल सफ़ेद हरी धारी बनी हुई उस धातु पर जो उस हीरे को जोड़कर रखे हुई थी मजबूती के साथ। उसने उसको उठा लिया और फिर अजगर की जांच करने लगा। उसने उसके पास भी अंदर एक अंगूठी मिली जिसके ऊपर पीले रंग का हीरा जुड़ा हुआ था जिसके ऊपर चक्र जैसे निशान बने थे और उसको किसी हरी पीली धातु के मिश्रण से बने हुए आधार के साथ जोड़ा गया था। उसने उन दोनों अंगूठी को अपनी अंगुली में डाल लिया और वो उसकी अंगुली में उसके आकार के अनुसार खुद ही फंस गई थी। उसने उनके महत्वपूर्ण अंगों को निकालकर जैसे दिल और आंखें और अन्य चीज़ों को अपनी जानवरों के थैले में रखा और अपनी पीठ पर बांध लिया था। उसने उस शेर की हड्डियों से अपने लिए कुछ तलवार खंजर और ढाल त्रिशूल का निर्माण किया। उसको ये सब करने में कुछ दिनों का समय लगा था। उसके बाद वो वापस से उस गुफा में प्रवेश करने के लिए वापस आ गया था। इधर अन्य जंगली जानवरों ने जब देखा कि अब वो भयानक लड़ाई की आवाज़ बंद हो गई है और उनकी आभा और भी खत्म हो चुका है तो अन्य जानवरों में जो सबसे शक्तिशाली थे उनमें उस जगह पर कब्जा करने के लिए होड़ लग गई थी मगर जिसके कारण धीरे धीरे बाहर उस जगह पर जानवरों का आना शुरू हो गया था और उनको संख्या बढ़ती जा रही थी। इधर प्रलय अपने सामान के साथ अंदर की तरफ जाता जा रहा था। उसको किस्मत से अभी तक छोटे मोटे जानवर ही टकराए थे को बाहर भाग रहे थे। जो जानवर उस पर हमला करने की कोशिश करते थे उनको वो मार कर भगा देता था। इस काम में उसका त्रिशूल और तलवार और खंजर का अच्छा अभ्यास हो रहा था। साथ में उसकी पीठ पर थैले और वजन दोनों ही बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके अंदर कई मील चलने के बाद वो गुफा के आखिर में बने हुए एक बहुत ही बड़े तालाब के पास जा पहुंचा जिसके अंदर पीला पानी रक्त मिला हुआ भरा हुआ था। उसके अंदर से अजीब सी ऊर्जा उठ रही थी जैसे कि वो 4-5 मील का तालाब उबल रहा हो। उसने उसके आसपास किनारों को देखा जिनके ऊपर दुर्लभ जड़ी बूटी उगी हुई थी और वो तालाब का निर्माण उन पहाड़ियों की दरार से रिस कर आने वाले इसी तरीके के तरल से हो रहा था जिसकी पानी जैसी पतली बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं जमीन पर और दीवारों पर। तभी वहां पर सौंधी महक फैली हुई थी। अब उसको समझ आ रहा था अजगर का शरीर इतना मजबूत क्यों था। उसने अपना हाथ उस तालाब की पीली रक्त लाल पानी में डाला और उसको अपने अंदर ऊर्जा की एक नई लहर महसूस हुई। उसने अपने सामान को उतारकर जमीन पर दीवार के किनारे रखा और उस तालाब में कूद पड़ा। उसके शरीर में कूदने के बाद ऐसा भयानक दर्द उठा जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में सुई चुभो दी हो। मगर अपने दांत पीसते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक साधना और शक्ति साधना दोनों विधि को सक्रिय करके अपने चक्र के साथ जोड़ दिया था जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही घंटों में उसका दर्द और पीड़ा गायब हो गई और उसका शरीर का रोम रोम उस ऊर्जा को अवशोषित करने में लगा हुआ था और उसकी सफ़ेद रोशनी एक बार फिर से ऊर्जा में मौजूद गंदगी को निकालकर रिफाइन करके उसके शरीर के अंदर भेजे जा रही थी। उसकी खून की शक्ति के संपर्क में आने के बाद उसकी सोखने की गति तेजी से बढ़ी थी। उसने 1 महीने में उस तालाब की सारी ऊर्जा को सोख लिया था और अब वापस से नीला पानी मिट्टी के साथ मिला हुआ दिखाई दे रहा था। प्रलय महसूस कर पा रहा था कि उसकी अंगों की मजबूती अंदर से और भी बढ़ गई थी। उसके अंदर मजबूत शरीर होने का आभास हो रहा था। उसके खून में स्वर्ण ऊर्जा की चमक थी जो उसके अंगों पर कुछ अंश मात्र रूप से फैली हुई थी।
प्रलय ने अपनी आत्मिक क्षेत्र की जांच करने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित किया और अंदर देख रहा था। तभी उसको अपने मानसिक क्षेत्र में एक चावल का ऊर्जा दाना सा दिखाई दिया। उसने अपनी दृष्टि को अपनी शक्ति के साथ उस पर फोकस किया और कुछ घंटों तक लगातार केंद्रित रहने के कारण वो ऊर्जा का दाना विस्फोट के साथ उसके मानसिक आयाम में ही फूट गया, जिसके कारण उसको एक बहुत ही भयानक झटका लगा था और उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई थी। उसका सर फटने को हो रहा था, मगर तभी उसके दिल में कुछ हलचल हुई और कुछ रेंगता हुआ उसके दिमाग में चला गया, जिसके जाने के कुछ समय के बाद उसको दर्द में आराम पड़ने लगा था। उसकी लगातार ध्यान लगाने के कारण उसकी ऊर्जा शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इसलिए उसने तुरंत अपने पास मौजूद उस शेर और अजगर के शक्ति स्रोत को एक एक करके सीखना शुरू किया, जिसमें उसको कुछ दिनों का वक्त लगा। उसने दोनों मणि को 15 दिनों की साधना करने के बाद पूरा सोख लिया था। इस दौरान एक बार बर्फ तत्व की शक्तियों की शीतलहर पूरी गुफा में फैलती हुई बाहर चली गई थी और फिर दूसरी बार अग्नि मूल की शक्ति लहर ने तापमान को बढ़ा दिया था। उसके बाद उसने अन्य जानवरों की मणि जो अलग तत्वों की थी उनको भी सोख लिया था, जिसके कारण उसके अंदर अन्य तत्व शक्ति में वृद्धि हुई थी। इस वक्त जो साधना स्तर उसका कम हो गया था, पहले आध्यात्मिक साधना करते हुए अब दोबारा से वो आगे बढ़ता हुआ मणिपूरक चक्र के 5वें पड़ाव पर आकर रुक गया था। 44 प्रलय और चरण 8 का भाग। सृजन प्रशिक्षण कला केंद्र के अंदर कुल 100 समूह बनाए गए थे, जिनमें से 50 समूह आंतरिक विभाग के छात्रों के थे और 50 समूह बाहरी विभाग के छात्रों के थे, जिनमें हर वर्ग के छात्र शामिल थे। एक को कैलाश माथुर की अगुवाई में जाने के लिए तैयार किया गया था और वो लोग पहले निकल पड़े अमृतसरिता नदी की तरफ। कैलाश माथुर हवा में उड़ते हुए उनका रास्ता प्रशस्त कर रहे थे, जबकि अपनी सभी जरूरी सामान और चीज़ों को लेने के बाद बाहरी विभाग के छात्र भी मनोहर देव की अगुवाई में आगे बढ़ने लगे थे। मनोहर देव भी हवा में आगे उड़ते हुए जा रहे थे और कुछ ही देर में वो लोग भी अमृतसरिता नदी के बने हुए पुल के पास आ गए थे, जिस दिशा से कुछ किलोमीटर के बाद जंगल की सीमा आरंभ होती थी। कैलाश देव की अगुवाई में आंतरिक छात्र बहुत जल्दी उनकी नज़रों से ओझल हो गए थे। उन सबकी साधना और गति दोनों ही बाहरी छात्रों से अधिक थी। इधर मनोहर देव की अगुवाई में सभी बाहरी आंतरिक शीर्ष छात्र और अन्य छात्रों का समूह अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे थे। उन लोगों ने जंगल की पूर्व दिशा को निर्धारित किया था और उनसे पहले वाला समूह उत्तर दिशा में आगे जा चुका था। इस विशाल जंगल का फैलाव कई 100 किलोमीटर तक था। लगभग ये क्षेत्र 400-500 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था और बड़े बुजुर्ग योद्धाओं ने उसको 7-8 परिधि में बांटा हुआ था, जिसके कारण नए और पुराने लोगों को ज़्यादा कठिन स्थिति का सामना न करना पड़े। इतिहासकारों का कहना था कि इस सुंदर वन की गहराई में कोई दिव्य जानवर रहता है जिसका रैंक ही 50 है। उस जानवर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। इसलिए इस बार 2 शक्तिशाली आचार्य को भी साथ में भेजा गया था, जो कि 3-4 परिधि की मुसीबत को संभाल सकते थे। इसलिए बाहरी विभाग के छात्रों को पहली परिधि में ही शिकार करने के आदेश दिए गए थे, जबकि आंतरिक विभाग के छात्रों को दूसरी परिधि और हद से हद तीसरी परिधि में शिकार करने के लिए बोला गया था। इसलिए वो लोग कैलाश माथुर की अगुवाई में जंगल के अंदर चले गए थे। उनकी रफ्तार की तेजी के कारण वो उत्तरी दिशा में जंगल और पहाड़ियों से ढके उस सुंदर वन में दिखाई देना बंद हो चुके थे। इधर पूर्वी दिशा में मनोहर देव बाहरी छात्रों को लेकर जंगल के अंदर की पहली परिधि में प्रवेश कर चुका था। जंगल इतना घना था कि पेड़ों और पौधों की वजह से जमीन पर सूर्य की किरणें भी नहीं दिखाई पड़ रही थीं। रोशनी उनको काम घने क्षेत्र में पहाड़ियों से ढके हुए पेड़ पौधों वाली जगह पर दिखाई दे रही थी। इधर जंगल के अंदर मानव खून की गर्मी ने जंगली जानवरों को आकर्षित कर दिया था। हर तरफ से जंगल में जानवरों की भयानक आवाज़ों को सुना जा सकता था। मनोहर देव ने एक खुली पहाड़ी के बीच का इलाका चुना, जिस जगह पर पहाड़ों से पानी बहता हुआ झरने के रूप में गिर रहा था। वो लोग भी कई किलोमीटर अंदर आ चुके थे। सभी लोग थके हुए लग रहे थे। सब ने आराम करने के लिए अपना टेंट लगा लिया और उनको इस काम को करते हुए शाम हो गई थी। उसके बाद मनोहर देव ने सभी को शिकार करके लाने और अपना अपना समूह का भोजन बनाने के लिए बोल दिया था। उन लोगों के पास कुछ चमकीले पत्थर थे जिनका प्रयोग आग जलाने के लिए किया जाता था। प्रलय के पास पहले के भी कुछ पत्थर रखे हुए थे। जब वो शिकार पर आया था, आज वो उनको भी अपनी कमर पर लटक रही पोटली में डाल लाया था। उसकी कमर पर उसके बाबा के हाथों बनी हुई तलवार लटक रही थी। उसका कद इस समय 5-6 फुट के आसपास था। दुबले पतले शरीर के साथ उसकी आंखों में जुनून दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसका यहाँ पर आने का कुछ और भी मकसद था, मगर वो इस बात से अनजान था कि वो भले ही सबसे कमजोर और पीछे चलता हुआ आया था, कुछ लोगों की आंखों ने उस पर अपनी नज़र बनाई हुई रखी थी। ये वही लोग थे। सुरेश मयंक का समूह दूसरी तरफ, मेनका भी अपने समूह में थी तीसरी तरफ। कृष अपने समूह के लोगों के साथ बैठा हुआ था और आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। उसकी तेज आंखों से मयंक और मेनका की मंशा छुपी हुई नहीं रह सकी थी। वो दूर सबसे अलग कर्मचारी छात्रों के तंबू को देख रहा था, जो अपनी फटने की हालत में था। उसके अंदर प्रलय और 3 लड़के बैठे हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उनके अंदर भी कोई दोष था जिसके कारण वो भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। उनकी उम्र प्रलय से ज़्यादा थी। वो लोग 20-30 साल के लग रहे थे, मगर उन लोगों का व्यवहार प्रलय के लिए छोटे भाई के जैसा था। वो लोग आपस में अपने सुख दुख की बातें कर लिया करते थे। कारण धीरज और रमेश को पता था कि प्रलय कमल बूटी को ढूंढने के लिए इस अभियान दल में शामिल हुआ है।
करण, रमेश और धीरज को यह औषधि के बारे में जानकारी भी प्रलय ने दी थी। उसका ज्ञान इस मामले में काफ़ी अच्छा था। वो लोग भी अपने लिए शिकार करने के लिए उस तंबू वाले क्षेत्र को छोड़कर अंदर जंगल की तरफ निकल गए एक दिशा में, और उन लोगों ने जल्दी ही किस्मत से एक हिरण का शिकार करने में सफलता पा ली थी, जो कि आधे चरण में विकास कर रहा था। मगर उनको इसको मारने के लिए भी सभी ने योजना बनाकर किया था, वरना उसके हमले से वो लोग घायल या फिर मारे भी जा सकते थे। कुछ घंटों के बाद वो लोग जंगल से निकलकर बाहर वापस अपने तंबू में आ गए। उनके पीठ पर एक मारा हुआ हिरण रखा हुआ था, जबकि अन्य लोगों ने भी जानवरों का शिकार किया था। किसी को मेढक, किसी को खरगोश, किसी को कछुआ, किसी को चींटी, किसी को छिपकली, किसी को भालू का बच्चा। ऐसे अपने अपने जानवरों का शिकार करके सभी लोगों ने कुछ घंटों में उनको पकाने की तैयारी कर दी थी। प्रलय ने पास से ही कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और फिर धीरज ने उन पत्थरों की मदद से आग जला दी थी। इसी प्रकार हर ग्रुप अपना काम कर रहा था और एक दूसरे को देखकर मजाक और हंसी भी उड़ा रहे थे। कुछ घंटों में सभी का भोजन बनकर तैयार हो जाता है और सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं, मगर प्रलय, धीरज और रमेश अभी भी अपने हिरण को आग में पका रहे थे। जब अच्छी तरीके से पक जाता है तो प्रलय अपने पीठ पर लादे हुए थैले से कुछ मसाले निकालकर उसके ऊपर अच्छी तरीके से डाल देता है और फिर कुछ आधे घंटे उसको पकने देता है। उन मसाले के प्रभाव से उसके बनी हुई मीट की खुशबू हर जगह फैलने लग जाती है। उस महक ने काफ़ी लोगों को अपना मन ललचाने पर मजबूर कर दिया था। यह महक मनोहर देव के पास भी उड़ती हुई जा पहुंची थी। वो भी जंगल से निकलकर प्रलय के पास आ गए थे। उन लोगों ने आचार्य को प्रणाम किया और फिर बैठने के लिए एक स्थान दिया। पत्थर पर आचार्य मनोहर बैठे हुए थे। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ और पका हुआ मीट उन लोगों ने केले के बड़े पत्तों पर रखकर खाने के लिए दे दिया था। आचार्य मनोहर देव ने जब उस मीट का टुकड़ा अपने मुंह में डाला तो वो उनको किसी भी स्वाद को भूल देने पर मजबूर कर देता है। यह इतना लजीज बना हुआ था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सभी कुलीन छात्र यह सब देखकर बड़े हैरान थे। ये दृश्य को देखकर कुछ लोगों को जलन भी हो रही थी। वहीं पर कृष चलता हुआ उनके पास जा पहुंचा था। जब धीरज और अन्य लोगों ने कृष को देखा तो वो लोग एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, जबकि कृष प्रलय को मीट को काटते हुए पत्तों पर रखते हुए देख रहा था। कृष ने प्रलय की बगल से एक पत्ता उठाया और खाना शुरू किया तो उसको उसका स्वाद ऐसा लगा जैसे वो स्वादिष्ट घर का भोजन कर रहा हो, वो भी उसके आगे फेल था। जब प्रलय ने उसको खाते हुए देखा तो हल्का मुस्करा दिया, जबकि कृष ने खाते हुए ही कहा, भाई प्रलय, क्या तुम मुझे इस तरीके से पकाना सिखा सकते हो? तुमने कौन से मसाले डाले हैं इसमें? उसके प्रश्न रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जबकि प्रलय ने अपने साथियों को भी खाने को दिया और फिर कृष की तरफ देखकर बोला, उस दिन मैं आपका शुक्रिया नहीं कर पाया था दोस्तों, मेरी तरफ से इसे शुक्रिया का तरीका ही समझ लो। उनकी बातें खाते हुए होती रही और बातचीत में रिश्ते की नींव गहरी होती जा रही थी। आचार्य मनोहर देव अपना भोजन खत्म करके उन लोगों को छोड़कर फिर से जंगल में चले गए थे। वो इस समय एक सबसे बड़े और ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठे हुए थे, जहां से उनको हर तरफ देखने में सुविधा हो रही थी। इधर सभी लोग आराम करने लगे थे, मगर ना जाने क्यों प्रलय को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस जगह से पहाड़ी झरने के पास चला गया जिसके बराबर में एक विशाल दरार बनी हुई थी। वो उस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ गया और आसमान में बनी हुई तारों की छवि को बैठकर देखने लगा था। आधी रात के बाद उस सुंदर वन के ऊपर का मौसम बदलने लगा था और सुबह होते होते काले बादलों, बिजली और बारिश ने जंगल को और भी डरावना बना दिया था। हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि आपस में पेड़ की टहनियां भी टकरा रही थीं। उस हालत में मनोहर देव ने सभी को किसी गुफा को खोजने का आदेश दिया, जिससे सभी लोग उसके अंदर इस बारिश और तूफान से बच सके। सभी लोग तितर बितर होकर उस जंगल रहने और रुकने का सुरक्षित स्थान तलाश करने में लग गए थे। मगर कुछ घंटों के बाद उन लोगों को जगह मिल भी गई थी, जो कि पहाड़ों में बनी हुई एक सुरंग जैसी बड़ी गुफा लग रही थी, जिसके अंदर पहली रैंक के जानवर रुके हुए थे। इतने सारे लोगों को देखकर वो जानवर भी उस गुफा को खाली करके भागने लगे थे। मगर इधर उत्तरी दिशा में उससे बड़ा भूकंप आया हुआ था। आधे से अधिक आंतरिक छात्र मारे जा चुके थे। जो जिंदा बचे थे वो अनजाने में ही अपनी पूरी रफ्तार से पूर्वी दिशा में भाग रहे थे। आचार्य कैलाश माथुर का पूरा शरीर खून से रंगा हुआ था। उनके शरीर से खून निकलकर बारिश के पानी के साथ बह रहा था। उनके पीछे एक भयानक आभा पीछा करती हुई और शिकार करती हुई आ रही थी। वो एक बार फिर से दहाड़ लगाए। इस बार यह आवाज़ उन लोगों के कानों तक भी आ पहुंची थी। उन लोगों के पीछे काला शेर अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों के साथ उनका पीछा कर रहा था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, उसके मजबूत बड़े बड़े पंजों पर भी, और उसके नाखूनों के बीच में अभी भी मांस टुकड़ा फंसा हुआ देखा जा सकता था। उसके शरीर का आकार किसी हाथी के जैसा था। उसके मुंह से तलवार जैसे कठोर तेज दांत बाहर निकले हुए थे। उसके पूरे शरीर पर काले बाल थे, जिसके कारण इस भयानक तूफान में उसका शरीर बिजली की चमक के साथ ही दिखाई देता था। आसपास के छोटे जानवर खतरा महसूस करके सभी जंगल के अंदर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। कुछ ही समय में बाहरी विभाग के छात्रों और आंतरिक विभाग के छात्रों की हालत खराब हो गई। जब उन लोगों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी हालत ही समय के नाजुक मोड़ को बता रही थी। वो सभी खून से लथपथ थे। च45 प्रलय और सूरजन गरुड़वंशी का विवाद। प्रलय इस समय निडर शिकारी दल के भूखंड पर बने हुए छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में बैठा हुआ प्रकृति का आनंद ले रहा था। वो उगते हुए सूरज और उसकी किरणों की छटा को देख रहा था। कैसे सूर्य ने पूरे रजत ग्रह को रोशनी से भर दिया था
तभी उसको अपने पीछे कुछ लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं, जिनमें से एक आदमी जिसने अपने शरीर पर कवच और कमर पर तलवार बांध रखी थी। उसका शरीर सुधे सुनहरी शक्तियों से चमक रहा था। वो उसके सामने आगे आता है। वो उसको गौर से देखता है और फिर पूछता है, प्रलय तुम ही हो जिसने उस महाविंशी मौत के जंगल से उन दिव्य स्तरीय जानवरों का शिकार किया है। तुम्हारे बारे में इस शिकारी दल में और अन्य दलों में बहुत चर्चा सुनी है। मध्य क्षेत्र के लोग और कुलीन वंश के लोगों में भी तुम्हारा नाम लिया जाने लगा है। उसकी बातों को सुनकर प्रलय बड़े ही शांत और विनम्र आवाज में उसको जवाब देता है और कहता है, बड़े भाई ये तो बस कुछ वक्त के लिए किस्मत साथ दे गई, वरना उस जंगल में जीवित बचना वास्तव में कठिन कार्य है और था। वैसे बड़े भाई का मेरे प्रति इतना विनम्र होने के लिए शुक्रिया। वो आदमी आगे आता है और कहता है, मेरा नाम कर्मा है और मैं ड्रैगन गॉड वर्ल्ड के महाराज गौरुश की फौज का एक छोटा सा सैनिक हूँ। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है और तुम अपने आप को सही से प्रशिक्षण लेते हो तो तुम अपनी शक्तियों के नए आयाम को छूने में भी कामयाब हो पाओगे। मेरी जान पहचान अधिक तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि तुम इस ग्रह को छोड़कर ड्रैगन वर्ल्ड मार्शल एकेडमी को ज्वाइन कर लो। उसकी प्रवेश परीक्षा 1 साल के अंदर से शुरू होने वाली है। अगर तुम उसमें प्रवेश पाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारा भविष्य और भी अधिक उज्जवल हो जाएगा। उस जगह पर अलग अलग ड्रैगन वर्ल्ड्स, ब्रह्मांड के काबिल लड़के लड़कियां और अन्य गुप्त वंशों के बारिश कुलीन परिवार के लोग सभी को प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। कर्मा उसको ड्रैगन वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स एकेडमी की जानकारी दे रहा था, जिसको प्रलय भी ध्यान से सुन रहा था। अभी तक वो जिस चिंता में था उसको उससे निकलने का रास्ता मिल चुका था। इसलिए वो उन लोगों के साथ बातचीत करता है और फिर कुछ दिनों तक रजत ग्रह पर ही रुकता है और उसके बाद वो अंगद से बातचीत करके रजत ग्रह को छोड़ देता है और वापस से उस जंगल की गहराई में प्रकट हो जाता है। इस जगह पर प्रलय स्तर 2 के महाशक्ति ग्रंथ के कौशल का अभ्यास करना शुरू कर देता है और समय गुजारना शुरू हो जाता है। उसके बढ़ते हुए शक्ति स्तर और कौशल स्वामी बनते जाने पर उसके दिव्य महाशक्ति ग्रंथ के अन्य भी स्तर खुलते जा रहे थे, जिनमें हकीम कौशल और विश्वकर्मा कौशल, 5 महाभूत कौशल का अन्य कौशल के साथ एक रूपता की तकनीक थी। प्रलय अपनी दिव्य अंगूठी की दुनिया में अपने परम दिव्य कमल पर साधना करने में लगा रहता है। वो अपने मुंह से निरंतर मंत्र जाप करता रहता है। ये समय कई करोड़ वर्षों का बीत चुका था उसकी दुनिया में। आखिर में जब उसकी आंख खुलती है तो वो भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका था। उसको महाशक्तिशाली दिव्य नागु से दोनों कढ़ाई के हैंडल पर जड़े हुए एक दिव्य कढ़ाई मिली और उसको औषधि निर्माण की हर कला का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसने विश्वकर्मा कौशल को साधने के लिए त्रिदेव की तपस्या शुरू कर दी थी और एक अनंत काल चक्र समाधि में रहने के बाद जब वो उससे बाहर आया तो पुराना प्रलय बदल चुका था। उसको वरदान में क्या मिला था आगे उसके सफर में बहुत काम आने वाला था। वो उस दुनिया से बाहर निकल कर आया तो उसकी आभा औरा से संपूर्ण जंगल भर गया था। उन सभी जीवों को अपनी आत्मा पर और शरीर पर भयानक दबाव महसूस हो रहा था। उसने अपनी आभा औरा को नियंत्रण में किया और वो ड्रैगन मार्शल एकेडमी की तरफ किसी पतली लाखिर में बदल कर निकल गया था। उसकी गति इतनी अधिक थी कि रास्ते में मिलने वाले लोगों को मात्र आभास ही हुआ, मगर किसी को कुछ भी नजर नहीं आया था। वो ब्रह्मांड और ग्रहों को पार करता हुआ तीव्र गति से चलता गया था। वो अपनी मंजिल से पहले उस उड़ने वाली विशालकाय भूमि के भूखंड में प्रवेश करता जो कुछ हजार करोड़ मील दूरी पर ही रह गया था और वो अपनी गति से 5-10 मिनट में पहुंच सकता था। तभी उसने देखा करोड़ों लोगों की निगाहें सामने खूनी लाल रंग, काला रंग और अन्य प्रकार के रंगों से भरी हुई जगह की तरफ ही देखे जा रहे थे, जिसके अंदर से भयानक दहाड़ और चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसके अंदर ज्वाला की लपटें जलती हुई अंतरिक्ष को छूती हुई लग रही थी, जैसे कि वो सब कुछ जलाकर राख कर देंगी। उसने भी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उनको देखा कि आखिर यह क्या चीज़ है। जब उसको समझ आया कि वो क्या है तो वो भी अपनी गति से उड़ता हुआ उसके अंदर चला गया था और वो 15 दिन के बाद उसी गति से वापस निकलकर भी आ गया था। कुछ लोग ही उसको पकड़ पाए थे और उसको देख पाए थे। अधिकतर लोगों को उसके जाने और आने का भी पता नहीं चला था। उसके उस जगह से जाने के बाद वो खूनी कोहरा और खूनी खेल बंद हो गया था। अगले कुछ दिनों में उस जगह का आसमान साफ हो गया था और सामने जिंदा बचे हुए लोग और तबाह हुआ पूरा ब्रह्मांड पड़ा था, जो कि एक आयामी ब्रह्मांड था जो कुछ और समय के बाद विस्फोट के साथ फटकर धूल में मिल गया था। जो जिंदा बचने में सफल हुए थे वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। अगर उनको सही वक्त पर अंदर मदद नहीं मिली होती तो वो लोग भी मारे जाते, मगर उन लोगों ने मात्र उस मददगार का चेहरा देखा था। ना नाम पता था, ना उसकी पहचान। मौत बनकर आया था और तबाही मचाकर शांति से निकल गया। लेकिन इस जगह पर की लड़ाई के कारण कई लोगों को एहसास हुआ था और जो लोग प्रलय को ढूंढ रहे थे उनको भी खबर लग गई थी, जिसके कारण उस जगह पर शक्तिशाली लोगों का एक बार फिर से आना जाना शुरू हो गया था। वो उसमें निहित खून के अंश की शक्तियों को महसूस कर पा रहे थे। इधर प्रलय उस भूखंड पर अपने कदम रख चुका था जिसको ड्रैगन मार्शल एकेडमी वर्ल्ड कहा जाता था। उसने मध्य स्तर के साधारण कपड़े पहने हुए थे जो थोड़े ढीले थे। उसका रूप उसको सबसे अलग बना रहा था। 46 पंजीकरण में विवाद। प्रलय उस जगह पर आ चुका था और अपने चारों ओर का माहौल देखा और फिर एक लाइन में लग गया जिसमें अन्य छात्र और लोग लगे हुए थे। उसके रूप और रंग को देखकर काफी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया था।
वो देख रहा था हर किसी के साथ कोई ना कोई आया हुआ था इस प्रवेश परीक्षण में भाग दिलवाने के लिए। उसने उस जगह पर कई द्वार और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर अंदाज लगा लिया था कुछ लोगों को उनकी विशेष पहचान का लाभ मिल रहा था। प्रलय अभी चुपचाप लाइन में लग गया था, उसके आगे और पीछे भी लोगों की लाइन धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, उसके आगे पहले ही भीड़ लगी हुई थी। 3-4 घंटों में उसका नंबर भी आने वाला था। जब वो केवल बचा और आगे के लड़के लड़कियां अंदर चले गए थे, वो अपना इंतजार कर रहा था। तभी एक राजसी कपड़े पहने हुए लड़का और लड़कियां किसी बड़े आदमी के साथ आए और वो लड़का उसको पीछे करके उसकी जगह पर खड़ा होने लगा था। जब उन लोगों को अपने आगे खड़ा होता हुआ देखा तो उस आदमी ने एक बार उन लोगों को बोला कि हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, कुछ लोगों के बाद हमारा नंबर हो जाएगा। उस लड़के ने घमंड के साथ बोला, मैं सुजान गरुड़ वंशी ड्रैगन वर्ल्ड का होने वाला राजकुमार हूं और आप मुझे इन साधारण योद्धाओं लड़के और लड़कियों के पीछे खड़े होने को बोल रहे हैं। हमें बस अपना पंजीकरण कराना है और सारी व्यवस्था को तो भाई ने पहले ही कर लिया होगा, उनको मैंने आने की सूचना पहले ही दे डाली है। प्रलय ने जब उनकी बात खत्म हो गई तो उस लड़के के 3 कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि यह जगह मेरी है और आप मेरे बाद अंदर चले जाना, मैं भी लाइन में पिछले 4 घंटों से खड़ा हुआ हूँ। अन्य लोग तो उसकी पहचान जान गए थे और उन लोगों को उसके बारे में भी पता था, मगर प्रलय ने बिना किसी भाव के उसको कंधा पकड़कर पीछे कर दिया और इस तरीके से अचानक पीछे किए जाने से वो लड़का पीछे हो गया। उसने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करी थी कोई उसको कंधा पकड़कर पीछे कर देगा। प्रलय को ऐसा करता हुआ देखकर जो आदमी उनके साथ आया था उनके चेहरे के भी भाव बदल गए थे। अगर किसी भी तरीके के विवाद होता तो उनको प्रवेश परीक्षण के नियम के अनुसार अयोग्य मान लिया जाता। इस जगह के नियम और कानून अलग थे। उधर अंदर दूसरे लोगों का पंजीकरण हो चुका था और प्रलय उसको पीछे करके आगे निकल गया और पंजीकरण केंद्र के पास जाकर अपना पंजीकरण कराने में लग गया। उसने अपने माता पिता का नाम, अपना नाम, आयु और अपनी जगह का नाम भर दिया और उसको सामने बैठे हुए बुजुर्ग दे दिया। उस जगह पर 5 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और जानकारी को सत्यापित कर रहे थे। उन लोगों ने जानकारी को पढ़ा और उसके ऊपर मोहर लगाकर आगे को बढ़ा दी थी। किसी ने भी कोई खास गौर नहीं किया, मगर 5वां आदमी उसके कागज को गौर से पढ़ता रहा और देखता रहा। फिर उसने उसको एक टोकन उसके नाम का बना कर दिया और वो अंदर चला गया था। वो बुजुर्ग आदमी प्रलय को बड़े गौर से जाते हुए देखता रहा जब तक कि प्रलय उसकी नज़रों से नहीं चला गया था। वो खुद एक श्रेष्ठ मंडल का योद्धा था और वो उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया था। उसका साधना स्तर क्या है, उसके अंदर से बड़ा ही अजीब और रहस्य भरा एहसास उसको हो रहा था। वो उस लड़के के माता पिता के नाम के बारे में सोच रहा था और कुछ याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर जब उसको कुछ ध्यान आया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अन्य बुजुर्ग लोगों ने भी देखा था कि वो गहरे विचारों में उलझा हुआ था। क्या ये संभव है या फिर गलतफहमी है? एक जैसे नाम के अन्य लोगों का भी होना आम बात थी, मगर फिर भी उसका दिल उसको गवाही नहीं दे रहा था। फिर उसने वो पंजीकरण कागज की डिटेल्स की कॉपी अन्य छात्रों और प्रतिभागियों के साथ रख दी थी। इधर पीछे से आए हुए उन लोगों ने सुजान और अन्य लड़कों का पंजीकरण किया और वो लोग अपना टोकन लेकर अंदर चले गए थे। सुजान को अभी भी क्रोध था कि उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई है और वो कुछ कर भी नहीं पाया था। वो लोग अंदर चले गए और अपने लिए पहले से इंतजाम किए गए रुकने के लिए एक राजमहल में चले गए थे। अंदर जाकर वो सीधा किसी के सामने चला गया और उस लड़के ने उसको देखा और उसकी शक्ल देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि कोई बात जरूर हो गई है जिसके कारण उसके भाई का मूड खराब है। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ सुजान, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? घर पर पापा ने फिर तुम्हारी क्लास लगा दी है क्या जो इतना मूड ऑफ कर रखा है? सुजान उसको पंजीकरण केंद्र पर हुई घटना के बारे में बताने में लगा हुआ था। इधर प्रलय अंदर अपने लिए रुकने के लिए जगह की खोज में उस जगह को घूमकर देख रहा था। उसको हर तरफ भव्य भवन, इमारतें, महल और राजमहल 5 बने हुए दिखाई दे रहे थे। वो देख पा रहा था आसमान में छुपे हुए लोग जो उस जगह पर भ्रमण करते हुए निगरानी कर रहे थे और बहुत से लोग अपने दिव्य जानवरों पर आसमान में अलग अलग क्षेत्र के अंदर तैनात थे और निगरानी का काम कर रहे थे। वो लोग आसमान में सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे थे जबकि उस जगह पर जमीन पर भी योद्धाओं को गश्त करते हुए देखा जा सकता था जिनके कपड़ों का अलग अलग रंग और उनके सीने पर लगे हुए तमके उनके पहचान के घोटक थे। प्रलय चलता हुआ एक सामान्य सी धर्मशाला वाली जगह में चला गया और उसने किराए के लिए एक कमरा लिया और उसका भुगतान स्वर्ण मुद्रा में कर दिया था। उसने धर्मशाला के मैनेजर से अपने कमरे की चाबी को लिया और अपने कमरे में जाने लगा। उसके पीछे पीछे अन्य छात्रों और अन्य लोगों ने भी प्रवेश किया और किराए के लिए अपना रूम लिया और वो लोग सभी उस धर्मशाला में रुक रहे थे। प्रलय अपने कमरे में आने के बाद दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे से गायब हो गया अपनी दुनिया में। उसने उस जगह पर उन मछलियों को नदी के अंदर छोड़ दिया और उस कमल के फूल को जो उसको मिला था उसको भी उस नदी में छोड़ दिया था। उसके बाद वो खुद को साधना करने में लग गया। इस समय उसके हाथों में दिव्य ज्वाला बीज और उसके स्रोत थे। उसने उन सभी को निगलना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सभी को निगलकर वो अपने कमल को प्रकट करके उनको आत्मसात करने में लग गया था। उसके अंदर इस समय दिव्य शक्तियों का ज्वार उठा हुआ था जो उसके खून और शरीर के रोम रोम में अवशोषित हो रही थी। वो देख रहा था उसके सभी दिव्य जीवों और दिव्य योद्धाओं में अद्भुत बदलाव हो रहे थे।
उसकी वर्तमान ताकत का 100 गुना अधिक बढ़ी हुई लग रही थी। वो पूरा दिन रात साधना में अपनी लीन रहा और जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उसमें से अलग ही भयानक और आभा निकल रही थी। उसने अपनी नदी में देखा जिसमें मछली भी फुहारा छोड़ती वेल मछली जितनी बड़ी हो गई थी और वो फूल भी अपने पहले से 100 गुना बड़ा आकर का हो गया था। उसने अपनी नदी में देखा जो कि सप्तरंगी दिव्य ऊर्जा छोड़ रही थी। उसकी दिव्य भूमि तो पहले ही दुर्लभ जमीन थी। वो अपनी साधना से बाहर आ गया और अपने कमरे में वापस प्रकट हो गया था। 47 प्रवेश परीक्षण शुरू हुआ। प्रलय अपने कमरे में वापस 2-3 दिन के बाद आया था। तब से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। इस बीच मैनेजर ने नौकरों को उसका पता करने के लिए भी भेजा था, मगर उसका दरवाजा बंद देखकर वो लोग वापस चले गए थे। मैनेजर को भी समझ थी कि वो साधना करने में लगा होगा और साधना के बीच में किसी को उठाना या दखल देना ठीक नहीं होता है। साधना के बीच में उठने से साधक की जान भी जा सकती है और उसको साधना में मिलने वाला लाभ भी खत्म हो सकता है। शरीर की हानि आंतरिक रूप से अलग होती है। कई पहलुओं पर विचार करने के बाद वो उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा था। इधर प्रलय अपने कमरे से बाहर निकलकर धर्मशाला के काउंटर पर आया और उस जगह बैठे हुए बुजुर्ग आदमी से बोला, मैं ड्रैगन मार्शल वर्ल्ड एकेडमी की प्रवेश परीक्षा की जानकारी लेने को जा रहा हूँ। आपको पता है ये कब आयोजित होने वाली है और किस जगह पर होगी? उस आदमी ने कहा, ये खबर 2 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी और आज तीसरा दिन है। आज सभी प्रवेश करने वाले लोगों को ड्रैगन हॉल में बुलाया गया है जहां पर उनका परीक्षण संबंधी जानकारी दी जाएगी। प्रलय जानकारी लेकर जल्दी से सड़क पर चलता हुआ ड्रैगन हॉल की तरफ निकल गया था। वो आधे घंटे में अकादमी हॉल के प्रवेश द्वार आ गया था। उसका कद काठी और उसके शरीर की मजबूत आभा उसको एक योद्धा की तरह दिखा रही थी। जल्दी ही वो द्वार पर जाकर अपना टोकन और पंजीकरण कार्ड निकाल कर देता है, जिसको देखकर वो लोग उसको अंदर जाने देते हैं। अंदर इस समय करोड़ों लोगों की व्यवस्था की हुई थी। उस विशाल जगह पर प्रलय भी आकार खड़ा हो गया था। उनके पीछे उसने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और देखा तो सामने सबसे शक्तिशाली आदमी, जिनकी उम्र 50 साल की लग रही थी, बड़े से भव्य मंच पर बैठे हुए थे। उनके आजू बाजू अन्य 4 लोग और बैठे हुए थे। उनकी आभा भी उनसे कम मजबूत थी। उनके हाथों में स्वर्ण दंड जैसी छड़ी पकड़ी हुई थी जिनके ऊपर अलग अलग हीरा लगा हुआ था, जिसके अंदर से शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। जबकि बीच वाले बुजुर्ग के हाथों में 5 रंग की छड़ी थी और उनके ऊपर लगा हुआ हीरा भी 5 खांचों में बंटा हुआ था और उसके अंदर से भी दिव्य शक्ति की आभा प्रकट हो रही थी। जबकि उनके नीचे 100 से अधिक 20 से 30-35 साल के योद्धाओं की लाइन लगी हुई थी जो अपने सामने खड़े हुए लोगों यानी प्रवेश करने वाले लड़के लड़कियों को देख रहे थे। तभी उनमें से सबसे बड़े बुजुर्ग ने उठते हुए उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोगों को जो अलग अलग जगह से आए हैं, जो रचना में ड्रैगन वर्ल्ड्स के राजकुमार राजकुमारी, कुलीन परिवार और गुप्त वंशों से और ब्रह्मांड से आए हुए सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। आप सभी को इसमें प्रवेश लेने के लिए कम से कम 1 करोड़ पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा और इन पॉइंट्स की गिनती आपके हाथों प्राप्त की हुई ड्रैगन बीस्ट वर्ल्ड के मैजिकल फॉरेस्ट में रहने वाले बीस्ट का शिकार करके हासिल करनी होगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे कम रैंक के डिवाइन रैंक 2 और वर्ल्ड रैंक 50 लाख के बीस्ट उसमें मौजूद होंगे और जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको खतरा भी बढ़ता जाएगा। उस जंगल का राजा किंग शेषनाग है जिसकी डिवाइन और मैजिकल पावर्स का किसी को भी नहीं पता है, लेकिन वो उस वर्ल्ड के गहरे हिस्से में रहता है और कभी भी बाहर नहीं आता है। इसलिए आप लोग उस वर्ल्ड में जाकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही अपना शिकार करना होगा। आप लोग कितने समय में किस जगह के सर्किल में आ गए हो, उसके लिए आपको एक जादुई यंत्र दिया जाएगा जिसके ऊपर लगा हुआ हीरा जब आप लोग तोड़ दोगे तो आपको तुरंत बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जो लोग जीवन मृत्यु की स्थिति में आने के बाद वापस आ जाएंगे बिना अपना कार्य पूरा किए हुए, उनको इस एकेडमी में प्रवेश नहीं मिलेगा। उनको आगे फिर जब प्रवेश खुलेगा तो दोबारा से प्रयास करना होगा। उसके बाद चारों महागुरु उठ जाते हैं और अपने हाथों को हवा में घूमना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन यंत्रों की लाइन हवा में लग जाती है और उनके होंठ के इशारे से सभी प्रतियोगियों के पास जाने लग जाते हैं। जब सभी लोगों को वो मिल जाते हैं तो वो सभी को उस हाल से एक विशालकाय क्षेत्र में ले जाते हैं जो खुला और पहाड़ियों और जंगल से घिरा हुआ था। वो 5 लोग बड़े महागुरु के साथ अपनी दंड से शक्तियों को निकालना शुरू कर देते हैं और उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है जो कि उस बीस्ट वर्ल्ड की दुनिया में जाने का रास्ता था। सभी प्रतियोगी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उस ऊर्जा द्वार में जाना शुरू हो जाते हैं और 1 घंटे में सभी प्रतिभागी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। कुछ बचे हुए लोग जो आखिर में जाते हैं उनमें प्रलय भी शामिल था। जब वो महागुरु लोग प्रलय पर अपनी नज़र डालते हैं तो उनको बड़ा ही अजीब एहसास होता है। उनको भी अपने अंदर एक अजीब बेचैनी का अनुभव होता है। प्रलय भी अपनी गति से पैदल चलता हुआ उस ऊर्जा द्वार में चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद उस जगह के पुराने योद्धाओं को उनकी निगरानी और जान की हानि को रोकने के लिए भेज दिया जाता है गुप्त रूप से। उधर सभी लोग प्रवेश करने के बाद अलग अलग स्थान पर प्रकट हुए थे। सभी लोगों को बाहरी क्षेत्र के किनारे पर प्रकट किया गया था। सौभाग्य से कुछ लोग आसपास के समूह के साथ ही एक जगह पर निकल कर आए थे। वो लोग उस जगह पर खड़े होकर भी अंदर से आने वाली दहाड़े और भयानक शक्तियों को महसूस कर पा रहे थे।
उन लोगों ने कुछ ने साथ में समूह का निर्माण किया और तेजी से जंगल के अंदर की तरफ जाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते सभी प्रतिभागी जंगल में चले गए और फिर हर तरफ शक्तियों और विशिष्टों का आवाज और चीखने और चिल्लाने के आवाज आना शुरू हो गई थी। उन लोगों को 3 महीने का समय मिला था जिसके अंदर उनको अपना कार्य पूरा करके वापस अकेडमी में जमा करवाना था। प्रलय देख पा रहा था कि सभी लोग अंदर चले गए थे मगर फिर भी कुछ प्रतिभागी लड़के लड़कियां जंगल के किनारे खड़े होकर कुछ देखने और समझने की कोशिश करने में लगे हुए थे। प्रलय भी दूर खड़ा हुआ था और अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और वो जंगल में अकेला प्रवेश कर गया था। वो अपने शानदार पंखों के साथ उड़ता हुआ जंगल के भीतर चला गया था। उसके पंखों से दिव्य पवित्र देवीय ऊर्जा शक्ति उत्सर्जित हो रही थी। उन लोगों ने भी उस बीस्ट वर्ल्ड के जंगल में प्रवेश किया। जो बाहर खड़े हुए थे उनमें से एक लड़की ने कहा, वो लड़का कुछ अजीब नहीं है, उसके पास उड़ने की तकनीक सबसे अलग है। मुझे तो ये किसी दिव्य गरुड़ के पंख लग रहे हैं। उसकी शक्तियों समझ में नहीं आ रही है। इधर प्रलय कुछ पलों के बाद रोशनी की लकीर में बदलकर सबकी नज़रों से ओझल हो गया था। इधर बीस्ट वर्ल्ड्स के दिव्य जानवरों ने जब इतने लोग देखे तो वो भी उन पर टूट पड़े थे, जिसके कारण तेजी से कमजोर प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर होना शुरू हो गए थे। कुछ घायल हो गए थे, कुछ समूह में हमला कर रहे थे, कुछ लोग सुरक्षित स्थान देखकर अपने आप को ठीक करने में लगे हुए थे। इधर प्रलय भी जंगल के काफी अंदर आ चुका था और वो नीचे उतर जाता है और एक ऊंची पहाड़ों की चोटी पर खड़ा होकर देखने लग जाता है। उसके उतरने के बाद उसको दिखाई देता है कई खतरनाक दिव्य जानवरों की निगाहें उसको ही देख रही थी और तभी उसको रैंक करोड़ तक दिव्य जानवर स्तर 2 के घेर लेते हैं चारों तरफ से। वो अपनी शांत आंखों से एक निश्चित दिशा की तरफ देखता है। तब तक वो जानवरों का झुंड उसको घेर चुका था। अपने विशालकाय आकार और शरीर के साथ वो उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो उन दिव्य जानवरों को अपने पास आने देता है। जब वो कुछ ही दूरी पर रह जाते हैं तो वो अपनी दिव्य आभा और ऑरा खोलता है, जिसके कारण अगले ही पल में उन जानवरों के ऊपर भयानक दाव पड़ता है, जिसके कारण उनकी गति के साथ ही उनके शरीर चिथड़ों में उड़ जाते हैं। प्रलय अपना हौंठ हवा में घुमाता है और उन सभी के स्रोत को अपने पास रख लेता है। उसके आभा के कारण अन्य जानवर जो सुरक्षित दूरी पर थे अपने आप पीछे हट जाते हैं। प्रलय उस जंगल में उसी दिशा की तरफ गहराई में जाना शुरू हो जाता है और रास्ते में पड़ने वाले जानवरों को मारता हुआ चला जा रहा था। उसकी भयानक आभा ने कुछ शक्तिशाली प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया था जो कुछ हजारों मील की दूरी पर थे। वो भी देख पा रहे थे उस आभा की दिशा से जानवर वापस भागकर अन्य दिशा में और लोगों पर हमला कर रहे थे। 41 दिव्य अविनाशी शरीर। प्रलय उस जंगल में चलता हुआ केंद्र में आ चुका था। उसने एक हफ्ते के अंदर हजारों दिव्य जानवरों का वध कर दिया था, जिसमें शक्तिशाली ड्रैगन, शेर, गरुड़, चीता, हाथी, भालू, यति, ड्रैगन जैसे दुर्लभ जीव भी शामिल थे। प्रलय ने अपनी वर्तमान शक्ति के अनुसार उसके लिए कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो अपने अमर अविनाशी शरीर निर्माण की प्रक्रिया को अपने दिव्य कमल पर बैठकर शुरू कर देता है, जिसके कारण 1 महीने में ड्रैगन बीस्ट वर्ल्ड काले बादलों और बिजलियों से भरा हुआ लग रहा था। उसका केंद्र का कई हजार करोड़ का क्षेत्र एक भयानक कुदरती आपदा का संकेत कर रहा था और वो आपदा भी आगे के कुछ दिनों में शुरू हो जाती, जिसके कारण लोगों को आसमान से बिजलियों के भंवर नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। उन लोगों के देखते ही देखते 5 तत्वों ने ड्रैगन वर्ल्ड में तबाही मचाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जानवर अंदर से बाहर की तरफ भाग खड़े हुए थे। प्रतिभागी जो परीक्षा दे रहे थे अपना कार्य पूरा करके निकल रहे थे, जबकि निगरानी करने वाले लोगों के लिए भी यह अद्भुत आदित्य दृश्य था, जिसकी सूचना उन लोगों ने ड्रैगन मार्शल वर्ल्ड अकेडमी के लोगों को दे दी थी, जिसके कारण प्रतियोगिता को बीच में स्थगित कर दिया गया था और छात्रों को बाहर भेज दिया गया था। इस समय उस जगह के सबसे शक्तिशाली लोग मौजूद थे और अपने सामने चल रहे घटनाक्रम को देख रहे थे। उसकी भयंकर शक्तियां वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। अगर कोई पास जाता तो कुछ ही पलों में नष्ट हो जाता। वो लोग भी हैरान इस बात को लेकर थे कि आखिर किसने ये कदम उठाया था। जब शक्तियों की प्रबलता अधिक हो गई तो महागुरु भी उस जगह से बाहर निकलकर आ गए और उन्होंने उस प्रवेश द्वार पर खास लोगों को दिन रात पहरा देने का आदेश दे दिया। और इधर बचे हुए प्रतियोगियों के लिए दूसरा दिव्य जल शक्ति आयाम को खोल दिया गया था। समय अपनी गति से चलता रहा और लोग प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके उस जगह के छात्र भी बन गए, मगर उनको उस डिवाइन वर्ल्ड्स बीस्ट वर्ल्ड की कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसके अंदर महागुरु ही अंदर जाकर देख कर आते थे। इस खबर ने हर जगह पर हंगामा मचा दिया था और समय चक्र की गति चलती रही और 5 लाख साल के बाद उस डिवाइन वर्ल्ड को नष्ट होता हुआ अन्य दुनिया के लोगों ने देखा और उसकी जगह धूल मिट्टी का गुबार ही बचा हुआ था। इधर इतने समय के बाद प्रलय ने उस ऊर्जा द्वार से अपना कदम बाहर आने के लिए रखा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर 5 महाभूतों की दिव्य शक्तियों की लहरें खेल रही थी, मगर उसका रूप और कपड़े से भी अलग ही दिव्यता को देखा जा सकता था। जब उन लोगों ने एक 30 फुट के शक्तिशाली नौजवान लड़के को बाहर निकलते देखा तो उस जगह पर सुरक्षा कर रहे शक्तिशाली लोगों को भी खौफ का एहसास हुआ। उसके माथे पर एक सप्तरंगी आंख बंद थी, उसके बॉल घेरे रंगों के थे, आंखों में एक अलग ही दिव्य आभा झलक रही थी। प्रलय के बाहर आने पर उन लोगों ने तुरंत सूचना को जारी कर दिया और देखते ही देखते उस जगह पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। सभी लोग उसको ही देखे जा रहे थे। वो किसी सम्राट से कम नहीं लग रहा था। उसके नए वस्त्र अनमोल खजाने से बने हुए थे जो सभी दिव्य और अनमोल थे। प्रलय ने अपनी आभा, ऑरा और स्तर को पूर्ण नियंत्रण में किया हुआ था।
उसने आगे बढ़कर पूछा, कितना समय हो गया है, क्या प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई थी? उसकी बातों को सुनकर एक आदमी ने उसको बताया कि 5 लाख साल का वक्त गुजर चुका है। वो कुछ नहीं बोला और सबको नज़रअंदाज करता हुआ उस जगह से बाहर निकलने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। वो उन लोगों को बोला, इसका मतलब मैं इस परीक्षा में विफल हो गया समय पर ना आने के कारण। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी जो तेज झोंका हवा की तरह था। वो लोग उसके सामने कुछ दूरी पर आकार खड़े हो गए थे और अपनी चमकती आंखों से उसको ही देख रहे थे। उसमें से आगे आते हुए सबसे बड़े महागुरु ने उसको देखा और सभी को देखते हुए एक विशेष घोषणा करी जिसमें आज सभी का अभ्यास को निरस्त कर दिया गया था। महागुरु उसको लेकर अपने साथ विशेष जगह पर लेकर आ गए थे। इस समय वो जिस जगह पर थे उस जगह पर उसको कई शक्तिशाली आभा महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसको छुपकर देख रहा हो। उसने उस दिशा में अपनी नज़रों को घुमाया और बोला, आप लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? आप लोगों को छुपकर मुझ पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके चेहरे पर असीम शांति बनी हुई थी। तभी उस जगह पर दो आकृति प्रकट हो गईं जिनके आगे सभी ने घुटने टेक दिए। उनकी आभा और ऑरा का भयानक दबाव ही इतना अधिक था। प्रलय ने अपना हौंद हिलाया और एक पल में उस दबाव को खत्म कर दिया था, जिसके कारण अन्य लोगों को सुविधा हुई और उनकी सांस फिर से सामान्य गति से चलने लगी थी। प्रलय की नज़र उनकी नज़रों से जा मिली। कुछ पलों के लिए वो दोनों भी हैरान और सदमे में चले गए थे। प्रलय को उनसे कोई बुरी भावना नहीं महसूस हुई, जिसके कारण उसने कुछ नहीं किया और ना कोई जवाब दिया था। उन दोनों की आंखों में प्रेम और अंशु को देख सकता था। तभी एक आदमी उसके पास आया जो देखने में 30-35 साल का लग रहा था और उसका शरीर हरी ऊर्जा से ढका हुआ था। उसकी आंखें भी हरी होकर सूरज की तरह चमक रही थी। उसने आगे आकर कहा, मैं महारानी तारा का भाई कुंभ हूँ और मैं अपनी बहन की आभा ऑरा के अंश को महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर से। इसका मतलब तुम ही महाराज बिंदुसार के पुत्र हो, यानी कि मैं तुम्हारा मामा हुआ और यह महाराज बिंदुसार की बहन है, यानी तुम्हारे पिताजी की और तुम्हारी बुआ है। प्रलय के चेहरे पर उलझन ही उलझन आ गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या क्रिया करे, क्या जवाब दे। वो लड़की जैसी औरत भी पास आए और उसको गौर से देखती रही थी। उसने उसको गले लगा लिया और उसकी आंखों से अंशु की धार बहती रही। प्रलय किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। कुंभ ने कहा, देवी गीतांजलि, अपने आप पर संयम करो। जब प्रलय का पता चल गया है तो बहन और जीजाजी का भी पता चल जाएगा। कुंभ ने आगे बढ़कर महागुरु शुक्राचार्य का शुक्रिया किया और अन्य बुजुर्ग लोगों को भी शुक्रिया किया और फिर वो प्रलय को लेकर अपने साथ अंतरिक्ष में दरार डालते हुए किसी अन्य जगह पर प्रकट हो गए थे। वो लोग जिस दुनिया में आए थे यह महाराज वीस और महारानी हिमानी की सत्ता थी। इस समय वो एक सुंदर विशालकाय राजमहल में आ गए थे जिसके बड़े बड़े कमरे, गुंबद, नक्शी बनावट और सजावट सब कुछ अत्यंत सुंदर था। 49 प्रलय के नाना नानी। प्रलय अपने मामा और बुआ के साथ किसी अनजान लोक में आ गया था। वो अभी भी उन कड़ियों के एहसास और जज्बातों के भंवर में फंसा हुआ था। उसको समय की अवधि भी काफ़ी बीत चुकी थी। जब ड्रैगन बीस्ट वर्ल्ड शक्तिशाली आभा और ऑरा के कारण फट गया था और उसके जीव सभी उसके अंदर प्रवेश कर गए थे, दिव्य सहस्नाग भी उसके अंदर चला गया था। उसने उस जगह पर सभी के साथ आत्मिक अनुबंध बनाकर सभी एक जैसे जीवों को मिलाकर उनकी आत्मा को प्राचीन आत्मा विलय विधि का प्रयोग करके मिलाकर एक नया शक्तिशाली जीव बना दिया था। उस समय उसकी आभा का फैलाव बहुत बड़े अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुआ था, जिसके कारण काफ़ी लोगों को उसकी उपस्थिति का अनुमान लग चुका था। मगर अन्य लोगों की तुलना में उस जगह पर सबसे तेजी से खोजबीन देवी गीतांजलि और कुंभ ने की थी। उनको भी एहसास हो चुका था कि लोग उसकी जान के पीछे पड़कर रह जाएंगे, इसलिए वो लोग उसको एक सुरक्षित जगह जो कि उसका ननिहाल और उसके दादा का घर ही हो सकता है, इसलिए कुंभ उसको यहाँ पर ले आया था। इन सब चीज़ों से प्रलय अभी अनजान बना हुआ था। कुंभ प्रलय को तारा के कमरे में छोड़कर उस जगह से चला गया था। ध्रुव उस विशाल कमरे में लगी हुई तस्वीरें देख रहा था। वो देख पा रहा था कि उस जगह पर लगी हुई तस्वीरें उसके माँ तारा से मिलती हुई थी, साथ में और भी तस्वीरें लगी हुई थी। वो अपनी जगह से हर तरफ घूमकर देखने लगा जब उसको अपनी माँ और पिताजी की तस्वीर दिखाई दे रही थी जो किसी दिव्य देवीय योद्धा की तरह नजर आ रहे थे। उसने जो तस्वीर अपने बाबा और अन्य लोगों से अपने माँ बाप की तस्वीर देखी थी वो उसके जैसी ही दिख रही थी। उन तस्वीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो अपनी भावनाओं में बह गया था। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों के पानी ने उस तस्वीर को गीला कर दिया था। तभी उसको कई सारी मजबूत आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। उसने उस तस्वीर से अपना ध्यान हटा लिया और उस तस्वीर को अपना हाथ घुमाकर उसकी जगह पर ही टांग दिया। तभी उसने देखा कि उन दो लोगों के अलावा दो और लोग आ गए थे। उनके चेहरे पर चमक और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके सामने 100 फुट लंबा आकृति वाला एक 50 साल से ऊपर का आदमी, जिसका पूरा शरीर सर्प साल्कों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काला सर्प किसी की केंचुली हो। उसके अंदर से स्वर्णिम ऊर्जा निकल रही थी। उनके साथ उतनी ही उम्र के बराबर एक औरत जो कि मिट्टी के रंग की सर्प साल्क से ढकी हुई थी, उसके शरीर से श्वेत ऊर्जा निकल रही थी। उनका तेज आभा किसी को भी भय पैदा करने के लिए काफ़ी था। उनका रौबदार ऑरा किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। वो लोग चलते हुए आ रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह की झलक थी। उनके पीछे प्रलय का मामा कुंभ और बुआ देवी गीतांजलि चलती हुई आ रही थी। वो दोनों आदमी और औरत कुछ देर के लिए उसको देखते ही रहे थे। उसके रूप और शक्तियों को देखने में वो भी असमर्थ थे। हट्टा कट्टा प्रलय इस समय उनके सामने बच्चा लग रहा था।
कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने आगे बढ़कर प्रलय को अपने सीने से लगा लिया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और माहौल काफ़ी जज्बाती हो गया था। प्रलय यानी तारा के लड़के जिंदा होने और उसके लौटने की खबर धीरे धीरे उस दुनिया में सभी को पता चल गई थी कि महाराज वीज और महारानी हिमानी का नाती जिंदा है, जो कि एक योद्धा बन चुका है। प्रलय के मिलने की खुशी में पूरे स्वर्गीय शेषनाग की दुनिया में हर जगह जश्न का ऐलान कर दिया गया था। इधर और रिश्तेदार जो थे वो भी उससे मिलने के लिए आए थे। वो सभी लोगों से बड़ी ही विनम्र और शालीन होकर मिला। उसके पास लड़के लड़कियां आदमी औरत योद्धाओं की भीड़ लगी रही थी। इस समय ड्रैगन वर्ल्ड के महाराज गोरुश को भी खबर मिल चुकी थी, उनका पोता जिंदा है और मिल चुका है, जिसके कारण ड्रैगन वर्ल्ड में हंगामा मचा हुआ था। हर कोई युवराज बिंदासुर के लड़के और उनको देखना चाहता था। वहीं पर दुश्मनों की छाती पर सांप लौट रहे थे। ऊपर से वो लोग सबको खुश नजर आ रहे थे, मगर अंदर से सबके दिल में सांप लौट रहे थे। प्रलय का इस तरीके से जिंदा वापस होना और आना उनके लिए एक ऐसी बात थी जो उन लोगों ने कभी नहीं सोची थी। अब उनको डर सताने लगा था कि कल को तारा और बिंदुसार भी उठ ना खड़े हो। इधर महाराज गोरुश और महारानी यानी कि प्रलय के दादा दादी उससे मिलने के लिए गुप्त रूप से चले गए थे और देवी गीतांजलि को उसके पास ही रहने के लिए बोल दिया था और उसी के साथ अपने खास विश्वास पात्र लोगों को भी उस जगह पर छोड़ दिया था। वो चारों लोग हालत की गंभीर स्थिति को समझ पा रहे थे, इसलिए कुंभ और गीतांजलि दोनों की ही देखरेख और अन्य लोगों को प्रलय से परिचित करवा दिया गया था। ये 500 आदमी औरत हो गए दोनों दुनियाओं को मिलाकर, जिनको उसकी सुरक्षा में लगा दिया गया था। प्रलय को इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, इसलिए उसने शुरू में किसी को कुछ नहीं कहा और जानकारी इकट्ठी करने में लगा रहा। वो जितना हो सके उतना अपनी माँ और पिताजी के बारे में जानना चाहता था। अब तक वो ये बात भी समझ चुका था कि मामा कुंभ और उसकी बुआ देवी गीतांजलि भी एक दूसरे से प्रेम करती है। वो अपने अच्छा चाहने वाले और बुरी भावना रखने वाले लोगों के बीच में फ़र्क करने में सक्षम था। कुछ 5-6 महीने अपनी ननिहाल में बिताने के बाद वो उस जगह और लोगों को अच्छी तरह से समझने लग गया था। प्रलय दिन भर उस दुनिया के बने हुए राजमहल में घूमता और रात को अपने कमरे में आकर गायब हो जाता था। उसने अपने नाना नानी और मामा बुआ को वो सब बताया जो उसको पता था, जिसके कारण दोनों दुनियाओं से योद्धाओं मास्टर एक्सपर्ट्स की भीड़ लाखों की संख्या में तारा और बिंदुसार को तलाशने में लग गई थी। उन लोगों को पता था कि कौन सी रचना किस आयाम में है और कौन सा ब्रह्मांड किस जगह पर है। उन लोगों ने उस जगह के मैप को खोला और फिर अंतरिक्ष में दरार बनाकर चले गए थे। च50 युवराज ऑफ ड्रैगन वर्ल्ड। प्रलय कुछ महीनों का समय अपने ननिहाल में बिताता है और माहौल और लोगों से परिचित होता है। उसको बहुत से लोगों ने कीमती तोहफे और संसाधन दिए थे। जब वो लोग उससे मिलने आए थे उनके साथ उनके लड़के लड़कियां भी आए हुए थे। इस समय मैं उसको जो भी मिलने आया सबसे मिला और जो भी दिया अपने पास रख लिया था। उसका स्वभाव विनम्र और हमेशा शालीन ही रहा था। इस समय मैं समय निकालकर अपनी साधना करना नहीं भूला, नित्य वो नियम से साधना करता था। इधर लोग उसके ब्रह्मांड पर आ चुके थे और बीती हुई घटनाओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इधर स्लोमैन और उसके लोग घात लगाकर मौके का इंतजार कर रहे थे। इधर प्रलय अपनी ननिहाल में कुछ समय शांति और सुकून से चीज़ों को समझता रहा था। उसने उस जगह अभ्यास स्थल बहुत से छात्रों और योद्धाओं के साथ मुकाबले किए, जिनमें उसने अपनी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण रखा हुआ था। उसके लाजवाब युद्ध कौशल और शक्तियों ने सभी को प्रभावित किया था। जो लोग अनुभवी थे वे समझ पा रहे थे कि उसने अपनी शक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से छुपाया हुआ था। जल्दी ही सभी योद्धाओं को धूल चटाने के बाद वो स्वर्गीय शेषनाग के शक्ति पुंजन के लिए अपनी योग्यता को हासिल कर लिया था। सभी महान शक्ति धारकों के निगरानी में परीक्षण के कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। सभी को कुल देवता की हजारों फुट विशाल मूर्ति से शक्तियां प्राप्त हो रही थी, जिसके लाखों फानों पर दिव्य शक्तिशाली मानियां लगी हुई थी। आखिर में जब प्रलय का नंबर आया तो वो भी मंच पर उस विशालकाय मूर्ति के सामने जा पहुंचा। उसने एक नज़र भरकर उसको देखा और विशाल शक्ति पिंड पर हाथ रखकर अपनी थोड़ी ऊर्जा को उसमें डाल दिया। कुछ देर तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई तो लोगों को लगा कि उसको कोई भी दिव्य शक्ति नहीं मिली है, मगर कुछ देर के बाद वो शक्ति पिंड बेतशा शक्ति से चमकने लगा और उस मूर्ति की सभी फन जग गए और सभी मनियां चमकने लगी। हर तरफ दिव्य शक्ति फैल गई और सूरज के उगने जैसा प्रकाश हर जगह फैल गया। सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोलने में कामयाब हो पा रहे थे। उस मूर्ति के फनों से फुंकार निकली और उसकी मणि और आकृति अपनी जगह से गायब होकर उसके शरीर में नदी की तरह समुद्र में मिल जानी थी, उसके अंदर जाने लगी थी। 1 घंटे के बाद उस जगह पर धूल मिट्टी का गुबार ही बचा था और उस मिट्टी के गुबार में चमक उठी, फिर से शांत हो गई और उसमें में से प्रलय निकलकर बाहर आया। उसकी आंखों का रंग और आभा और भी सुर्ख हो गई थी। सभी लोग उसको हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। अब तक इतिहास में उस जगह पर ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। महाराज वीस और महारानी हिमानी एक तरफ उत्साहित थे तो दूसरी तरफ कुछ परेशान भी थे। उस परीक्षण के बाद उस जगह पर मौजूद सभी लोगों ने मुकाबले के लिए एक दूसरे को चुनौती दी थी, मगर प्रलय को मुकाबले के लिए किसी ने भी चुनौती नहीं दी थी। वो आयोजन ऐसा ही चलता रहा और वो अपनी आंखों को बंद किए हुए अपनी जगह पर बैठा रहा। जब आयोजन खत्म हुआ तो वो भी अपने राजमहल में वापस लौट आया था।
कुंभ ने भी कुछ ही दिव्य मणि शक्तियों को आत्मसात करने में सफलता पाई थी और उनके पिता और माता ने कुछ 100 मणि को ही धारण किया था। इसलिए प्रलय की शक्ति का अनुमान लगाना उन सभी की सोच से परे हो चुका था। उसकी काबिलियत को देखते हुए हिमानी और वीस कुछ योजना बनाने में लगे हुए थे, जिससे उसकी शक्ति और निपुणता को निखारा जा सके। मगर इधर राजमहल में प्रलय गीतांजलि और कुंभ के साथ बैठा हुआ था और उनके साथ विचार विमर्श में लगा हुआ था। वो ड्रैगन वर्ल्ड में अपने पिताजी का पता करने के लिए जाने वाला था। उसने रात के भोज पर नाना नानी को अपनी बात रखी और कहा कि वो अपने पिताजी के बारे में जानने और उसके पीछे जो लोग थे उनका पता लगाने के लिए जाना चाहता है। उसने उन लोगों को भरोसा दिलाया कि उसको कुछ नहीं होगा। वो बचपन से अब तक मेहनत करता हुआ इस जगह पर आया है, उनको खोजते हुए और सच का पता लगाते हुए। उसकी बातों को सुनकर उन सभी के चेहरे पर परेशानी और चिंता की लकीरें आ गई थीं। उन लोगों ने साथ में भोजन किया और फिर सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर चले गए थे। इधर प्रलय अपने कमरे में आने के बाद दरवाजा बंद करके फिर से गायब हो गया था। उधर महाराज और महारानी बातचीत करने में लगे हुए थे। इधर गीतांजलि और कुंभ भी किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो लोग इसी तरह बातचीत करते सोचते विचारते हुए रात काट ले। सुबह प्रलय ने अपना दरवाजा खोला और उसका रूप और आभा दिन प्रतिदिन बदलती रहती थी। तभी उसको कोई नौकर सूचना देने आता है कि कोई उसे मिलने के लिए आया हुआ है। प्रलय अपने कक्ष से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ अतिथि कमरे में आ गया था। वो देख रहा था उस जगह पर 7-8 लोग थे जो उससे मिलने आए हुए थे। उनमें से 4 लड़कियां थीं जो कि राजकुमारी थी, हिनाता, कनोई, शिनोबू, नोबारा, और उसके साथ 4 लड़के थे, टोडो, यूगी, गोजो, गेटो। प्रलय उन लोगों को जानता था। उसका उनके साथ कई बार दोस्ताना मुकाबला हो चुका था। उसने सभी का अभिवादन किया और उन लोगों से बातचीत की। वो लोग उसको अलविदा कहने के लिए आए थे। चारों लड़कियां एक से बढ़कर एक सुंदर थी। वो उसको ही देखे जा रही थी। मगर प्रलय हमेशा की तरह ही बिना भाव के था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसको उन लोगों से पता चला कि वो लोग अमर लोग जा रहे हैं और तुम भी जा रहे हो, इसलिए आखिरी बार मिलने का मन था। इसी प्रकार चर्चा चल रही थी। उसको बातों बातों में पता चला कि उसके माता पिता भी उसी लोक से प्रशिक्षण लेकर दिव्य योद्धा बने थे। फिलहाल तो वो उन लोगों के साथ बातचीत करके उनको भेज दिया था। वो सभी किसी न किसी ब्रह्मांड के राजकुमार राजकुमारी थी। उनसे फ्री होकर प्रलय अपनी बुआ की कमरे की तरफ चल पड़ा। उसको बीच रास्ते में ही महल के गलियारे में उसको कुंभ और गीतांजलि आते हुए दिखाई दे गए थे।